हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मैथ का पावर स्टेशन। अभी आज नाइन्थ स्टैंडर्ड का सेकंड लेक्चर लेंगे फर्स्ट चैप्टर में, है ना। फर्स्ट चैप्टर जो था अपना, उसका फर्स्ट लेक्चर हुआ था, उसमें देखा था अपन ने कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस और वो पॉइंट जो होते हैं वो लीनियर होते हैं नहीं होते हैं, है ना। उसके लिए वो उसकी जानकारी ली। फिर बेसिक था, उसमें पॉइंट्स था, लाइन थी, सेगमेंट, प्लेन था, है ना। अभी और फिर बिटवीननेस, है ना। बिटवीननेस देखा। अभी बिटवीननेस के हिसाब से कुछ डेफिनेशन अपने को देखने का है आज, है ना। पहली डेफिनेशन देखेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, है ना। देखो, अभी लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट ले लिए, है ना। सपोज द यूनियन ऑफ टू पॉइंट्स A and B, and all the points between A and B is called a line segment, है ना। ऐसा लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट ले लो A और B। ये दोनों पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे, है, इसको पूरा लाइन सेगमेंट ऐसा बोले, है ना। फिर यहाँ जो देखो, पहले देखा था लाइन, लाइन में एरो होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ एरो नहीं है, डॉट है, पॉइंट है। यानी यहाँ से ये स्टार्ट होता है तो यहाँ तक नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ तक। इसलिए जो पॉइंट ए एंड बी जो होते हैं उसको एंड पॉइंट ऐसे बोलते हैं, और उसका नाम भी अभी देखो, नेम ऑफ लाइन सेगमेंट इज सेग ए बी और सेग बी ए, एंड पॉइंट्स A and B are called end points of seg AB, है ना। यानी A से स्टार्ट हुआ कि B तक एंड हो जाएगा। अगर B से स्टार्ट किया तो A तक वो एंड हो जाएगा, इसलिए उसको एंड पॉइंट बोला जाता है ना। अभी इसकी लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी, है ना, इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, है ना। पॉइंट ए और बी में जितना डिस्टेंस होगा उसको उस सेगमेंट की लाइन बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। लेंथ ए बी, यानी ए और बी में जितना डिस्टेंस होगा उसको लेंथ बोलते हैं, है ना। ये होगा सेगमेंट के बारे में। फिर अगला वाला जो है उसको बोलेंगे रे। रे, है ना। तो रे में भी देखो, अभी
आपको सेगमेंट पता हो गया, बिटवीननेस पता हो गई, इसलिए उस हिसाब से यहाँ भी यूनियन, इसमें भी यूनियन कर दी, तो यूनियन ऑफ segment AB and point P such that A dash B dash P, right, is called रे ए बी, है ना। देखो अभी उसमें जो है रे ए बी में ए बी ए सेगमेंट है एक, है ना, सेगमेंट यहां से यहां सेगमेंट ले लिया ए बी, और वही लाइन पे पॉइंट पी है ना। पी का जो बताया है वहां वो कहाँ है, उसकी प्लेस अपने को बताई नहीं है ना, यानी जो फिगर होगी यहाँ पी पॉइंट कौन सा भी होगा, कहाँ भी होगा, है ना, इसलिए है ना जो है वो फिगर अपने को मिलेंगी, वो रे की मिलेंगी, इसको रे बोलेंगे, है ना। फिर इसमें भी जो है वो रे ए से स्टार्ट होता है और बी की तरफ वो कंटिन्यू होता है, इसलिए उसको यहाँ एरो दिया जाता है ना, क्योंकि वो इस साइड में अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ से उसके स्टार्ट होती है, नहीं तो यहाँ पे उसका एंड है, इसलिए पॉइंट ए इज called the origin or end point of ray। पॉइंट ए को उसका ओरिजिन बोला जाता है, नहीं तो उसका एंड पॉइंट कहा जाता है ना। फिर इसमें जो है उसका नेम अगर लिया जाता है और दिया जाता है तो उसको रे ए बी बोलते हैं, नॉट रे बी ए, है ना, ये उसका नाम नहीं दिया जाएगा, है ना, यही नाम रहेगा उसका रे ए बी, क्योंकि ए से स्टार्ट होगा और बी की तरफ कंटिन्यू रहेगा, इसलिए उसको यहाँ से रे ए बी बोलेंगे, बी ए नहीं बोलेंगे। यहाँ जैसा ए बी और बी ए सेगमेंट में बताया, क्योंकि वो दोनों तरफ से स्टार्ट भी हो रहा है और एंड भी हो रहा है ना, स्टार्ट भी होएगा और एंड भी होगा, इसलिए उसका नाम इस तरह दिया जाता है, लेकिन इसका नाम वैसा नहीं दिया जाता, वो ए से ही स्टार्ट होगा, इसलिए उसको रे ए बी ही बोलेंगे। फिर इसमें और एक है अभी अपोजिट रे, अपोजिट रे, है ना। अपोजिट रे तो जो टू रेज have a common point, common end point नहीं तो common origin, है ना, common origin and opposite direction, called अपोजिट रेज, है ना, उसको अपोजिट रे ऐसा बोलेंगे। देखो अभी इसकी फिगर, है ना,
ये ओरिजिन लिया तो यहाँ से ये ए बी एक रे हो गया, और यही ए ओरिजिन लिया तो यहाँ ये दूसरा वाला है ना, यानी रे ए बी एंड रे ए सी आर अपोजिट रेज, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो ये जो है दो अपोजिट रे में देखो अभी अपने को क्या मिला है ना। पहले स्टार्ट में बेसिक में सीखा अपन ने पॉइंट लाइन, है ना। ये अपने को लाइन भी मिल गई, है ना। तो लाइन की डेफिनेशन क्या करेंगे फिर, है ना, कौन बताएगा लाइन की डेफिनेशन। लाइन the union of the opposite rays is called a line, ना, opposite ray ना। तो यहाँ देखो दो अपोजिट रे ए बी ए सी, है ना, ऐसे दो अपोजिट रे लीजिए तो इससे एक लाइन बन गई। उसका नेम अगर लिखा जाए तो नेम ऑफ लाइन, नेम ऑफ लाइन, लाइन ए बी और लाइन बी ए और लाइन एल, है ना, ऐसा उसका नाम दिया जाता है ना। देखो लाइन में भी दोनों तरफ एरो होते हैं और दोनों साइड में अनलिमिटेड उसको लेंथ नहीं होती, है ना, और दोनों साइड में जाने वाली रहती है, इसलिए उसको एरो हेड बताया जाते हैं उसके दोनों इस पे। फिर उसका जो नाम है उसमें से कौन से भी दो पॉइंट ले लिए वो लाइन के ऊपर से उसकी इससे उसका नाम दिया जाता है, नहीं तो उसके बाजू में स्मॉल लेटर देखिए उसका नाम बताया जाता है ना। ये हो गई लाइन, है ना। फिर बाद में अभी देखो जो है यहाँ से सही में बोलो तो अपनी ज्योमेट्री चालू होती है ना। कैसा, तो देखो पहले कुछ ज्योमेट्री में जो स्टेटमेंट आते हैं, है ना, वो स्टेटमेंट में जो है वो यहाँ यूज किए जाते हैं उस स्टेटमेंट। तो एक उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना, एक आता है। तो देखो कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट जो होते हैं उसमें इफ और देन का यूज किया होता है। द स्टेटमेंट with if then फॉर्म, है ना, if then फॉर्म में जो स्टेटमेंट होते हैं आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना। आ गया कंडीशनल स्टेटमेंट कि जिसमें इफ और देन का यूज किया जाता है ना। जो स्टेटमेंट इफ को फॉलो करता है, द स्टेटमेंट followed by if is called antecedent
उसको गिवन बोलते हैं और द स्टेटमेंट followed by then is called consequent. इसको consequent बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंट है ना, इसको यहाँ टू प्रूव है। ये जो है, ये जो इफ का स्टेटमेंट होता है वो कुछ तो भी बताता है ना, कोई तो भी इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए उसको एंटीसीडेंट यानी गिवन बोला है ना। वो एक कंडीशन बताता है, वो कंडीशन दूसरे स्टेटमेंट के लिए होती है। वो स्टेटमेंट जो है फिर बाद में देन के साथ आता है, वो अपने को प्रूव करना होता है ना। यहाँ एक एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल स्टेटमेंट है अपना, द अपोजिट sides of rectangle are congruent है ना। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट हो, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होती है ना, ऐसा यहाँ बताया है। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर लिखा जाए तो कंडीशनल स्टेटमेंट देखो, इसका यहाँ जो स्टेटमेंट है वो एक सिंपल स्टेटमेंट ऐसा बोलते हैं इसको। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर लाया जाए तो इसमें दो स्टेटमेंट बनाना पड़ेंगे अपने को। तो रेक्टेंगल एक कौन सी फिगर होती है, तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है ना। यानी क्वाड्रिलेटरल के बहुत से टाइप है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, स्क्वायर है ना, ऐसे अलग अलग है। उसमें से एक रेक्टेंगल है ना। यानी जो क्वाड्रिलेटरल दिया है वो अगर रेक्टेंगल हो, यानी ऐसा लिखा जाएगा उसको भी, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल है ना, यानी एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो तो then its opposite angles are opposite angles नहीं, opposite side ना, उसकी opposite side are congruent। ये होगा उसका कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। और दूसरा एक बात कि ये जो है इस स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया है ना। कैसा, जो स्टेटमेंट देन को है वो स्टेटमेंट अगर इफ को आ गया और इफ का स्टेटमेंट देन को आ गया तो इसको कन्वर्स बोलते हैं। कन्वर्स है ना, इंटरचेंजिंग द स्टेटमेंट इफ एंड देन। इफ एंड देन की जो स्टेटमेंट हो अदला बदल कर दिए। तो देखो है ना, मैं स्टेटमेंट में इफ द अपोजिट अपोजिट साइड्स, यहाँ बार बार मेरे दिमाग में एंगल आ रहे हैं, अपोजिट साइड्स है ना, अपोजिट साइड
are congruent, then it is a रेक्टेंगल, है ना। ऐसा यहाँ इसका कन्वर्स बताया जाएगा, है ना। यानी देखो यहाँ अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट आ गई तो वो रेक्टेंगल है, ऐसा आपने बताया। इसको ये हो गया कन्वर्स। फिर बाद में जो आता है अभी यहाँ से ज्योमेट्री में प्रूफ, यानी प्रूफ के लिए पहले जो है वो स्टेटमेंट अपन ने देखे, कोई कोई स्टेटमेंट जो होते हैं वो अपन उसको ट्रू मान लेते हैं, एक्सेप्टेड एज ए ट्रू, जो स्टेटमेंट है वो उसको ट्रू मान लेते हैं। उन स्टेटमेंट को जो है एक्सियम ऐसा बोलते हैं। The statement axiom or postulate the statement accepted or rule or properties accepted true called axioms or postulate, है ना। जो स्टेटमेंट होते हैं और रूल होते हैं और कोई प्रॉपर्टी होती है वो सच मान के चलते हैं, उसको एक्सियम और पोस्टुलेट ऐसा बोलते हैं। फिर देखो यहाँ एक एग्जांपल दे दिया मैंने, इसका एग्जांपल क्या है, तो वन एंड ओनली वन लाइन passing through two distinct points, दो पॉइंट ले लिए तो दो पॉइंट में से एक और एक ही लाइन जाती है, ऐसा बताया जाता है। इसको कोई ये नहीं करता, कोई अपोज भी नहीं करता और इसको कोई सच नहीं है ऐसा भी नहीं बता सकता, इसको सच ही मान के सब चलते हैं, इसलिए उसको एक्सियम ऐसा बोलते हैं, है ना। अभी दूसरा उसमें है भी थ्योरम, थ्योरम है ना। सम प्रॉपर्टीज आर प्रूव्ड, by logical argument called थ्योरम्स, है ना। सम प्रॉपर्टीज जो होती है वो लॉजिकल आर्गुमेंट करके उसको प्रूव किया जाता है, उसको थ्योरम ऐसा बोलते हैं। फिर उसमें जो थ्योरम है वो थ्योरम की जो लॉजिकल आर्गुमेंट जो होती है उसको प्रूफ ऐसा बोलते हैं, है ना। अगला वाला टॉपिक रहेगा अपना प्रूफ, द लॉजिकल आर्गुमेंट to made prove the theorem
कॉल्ड प्रूफ। जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो थ्योरम प्रूव करने के लिए जो बताई जाती है, उसको प्रूफ ऐसा बोलते हैं। प्रूफ के दो टाइप है, एक है डायरेक्ट प्रूफ और सेकंड वाला इनडायरेक्ट प्रूफ, है ना। ये क्या अभी यहाँ से प्रूफ चालू होगा अपना कि जो स्टेटमेंट देखा कि अपन कुछ स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं, तो इसमें देखो अभी प्रूफ लेने के अपने को अभी, है ना। तो प्रूफ कैसी होती है, यहाँ से जो है अपने सच में जो ज्योमेट्री है वो चालू होगी 9th स्टैंडर्ड से, है ना। पहले 8th स्टैंडर्ड तक बहुत से ज्योमेट्रिकल फिगर देखी है ना। फिर एक ही है वो ज्योमेट्रिकल फिगर में कुछ दिखता था वही आप बता सकते थे, बता देते थे, है ना। अभी यहाँ वैसा नहीं है। ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो फिगर जो स्टेटमेंट उसको ये करता है, फॉलो करता है, वो सही है या गलत है, ये बताने का जो तरीका होता है उसको प्रूफ बोलते हैं, है ना। और अपने को प्रूफ देना पड़ती है। प्रूफ देना यानी जो है ना, जैसे कि यहाँ हमने बोल दिया कि आर्गुमेंट, है ना। आप बोल रहे कि आर्गुमेंट ऐसा समझो ना, अगर एक चोर को पकड़ लिया, है ना, चोर को पकड़ने के बाद में वहाँ उसको खड़ा कर देते हैं, उसको पूछते हैं, लेकिन वो नहीं बोलता कि भाई मैंने चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी वो जो है वो वहां से जहाँ चोरी की है वहां से कुछ ये प्रूफ लिए जाते हैं, है ना, और वहाँ उसके सामने रखे जाते हैं। फिर बाद में वो बोलता है कि हाँ मैंने किया था, नहीं तो वो यहाँ वहाँ वो उसका प्रूफ हो जाता है। वैसे ही यहाँ अभी जो फिगर है जो अपने को दिया हुआ है वो सही है या नहीं, ये बताने का जो तरीका है उसको प्रूफ बोलते हैं। और जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टी है वो प्रूफ की जाती है, उसको थ्योरम ऐसा बोलते हैं। तो अपना यहाँ 9th स्टैंडर्ड का जो है, 9th स्टैंडर्ड में आपके लाइफ में ये पहला वाला प्रूफ चालू हो गया, है ना। यहाँ से पहली प्रूफ, अभी इसके बाद में प्रूफ ही प्रूफ करने का है ना, प्रूफ खेलने का है। देखो अभी पहला थ्योरम जो है ये आपका एक तो 6th स्टैंडर्ड में हुआ होगा, नहीं तो 7th स्टैंडर्ड में होगा, आपने लिखा होगा और उसके हिसाब से आपने बताया भी होगा। तो द अपोजिट एंगल formed by two intersecting lines are congruent, है ना। अभी ये हो गया स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में बताया है कि दो लाइन इंटरसेक्ट हो गई तो उसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है ना। तो सही में है या नहीं है ना, ये बताने का है ना। उसका आर्गुमेंट करेंगे, जो आर्गुमेंट होगी उसको प्रूफ बोलेंगे, है ना। तो देखो इसमें जो है जो स्टेटमेंट होता है, ये बात बता देता हूं मैं। प्रूफ लेने का एक तरीका होता है, पहले अपना स्टेटमेंट यानी थ्योरम, ठीक है। ये स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एक तो सिंपल स्टेटमेंट होगा, नहीं तो कंडीशनल स्टेटमेंट होगा। ये स्टेटमेंट लिखा जाता है, फिर बाद में
है ना। सेकंड वाला जो रहेंगे वो फिगर होना जरूरी होता है ना। अगर फिगर नहीं है तो आपके प्रूफ में कोई दिलचस्पी नहीं रहेंगे, है ना। कोई उसको ये नहीं बोलेगा। फिर फिगर जो है स्टेटमेंट के हिसाब से बनाई जाती है। क्या देखो, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। फिगर बना दिए, फिर मैंने एक लाइन ले लिया, एक दूसरी लाइन ले लिया, है ना। एक दो लाइन, है ना। फिर उसके अभी नामकरण कर लेते, है ना। उनको नाम दे देते, नाम दे दो वो फिगर को, है ना। तो ये देखो ए बी सी डी, ये होगा नामकरण पूरा उसका। और ए वाला अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। नाम होगा, नाम रख दिया उसका। फिर यहाँ जो थे, फिर तीसरी बात इसमें जो होती है वो उसको गिवन बोलते हैं। एन एंटीसीडेंट अपना जो होता है वो, है ना, गिवन। तो ये जो है ये सिंपल स्टेटमेंट है। अगर इसको मैं कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखता था तो स्टेटमेंट होता था इफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, है ना। इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, है ना। ये जो है मेरा इफ वाला स्टेटमेंट होता था। इसलिए यहाँ टू लाइन, है ना। टू लाइन कौन कौन सी लाइन ली अपन ने वो लिखो। लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, ऐसा लिख दिया। दो लाइन ली, वो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही, इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ, है ना। वो लाइन जो है दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ऐसा यहां बताया। वो इंटरसेक्ट करने के बाद में क्या होता है तो उसको टू प्रूव बोलते हैं। होने के बाद में जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल देखो, ए वाला एक है, ए वाला एक है, और दूसरी पेयर एक पेयर है और एक ए पेयर है ना। यहाँ ऐसे जो है दो पेयर है। ये जो एंगल है वो एंगल यहाँ कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए ओ सी, ए ओ बी नहीं, ए ओ सी एंड बी ओ डी। सेकंड एंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी ओ सी, है ना। ऐसे दो पेयर वर्टिकल अपोजिट की होती है, वो कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा बताने का है। तो ये हुए। यहां से अभी आर्गुमेंट चालू कर देते, उसको क्या बोलते हैं, प्रूफ। प्रूफ, है ना। प्रूफ में देखो अभी आर्गुमेंट के लिए जो ये पता है उसको ले लीजिए। लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ। वो दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर देती है। ये अपना एविडेंस होगा उसको, ये वही चोर है तो उसको चोरी क्या क्या किया, नहीं किया, कैसे किया, है ना। ये सब यहाँ ऐसा ले लिया, है ना। देखो अभी जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो देखो लाइन है तो मैंने ये लाइन ले लिया, कौन सी, सी डी, और इसका ऊपर वाला पार्ट ले लो। तो उसमें यहां तक के जो है वो ये एंगल से एक और एक दूसरा, दो एंगल है।
तो वो एक लीनियर यानी एक लाइन पे बन रहे हैं तो उसको लीनियर पेयर बोलते हैं, है ना। तो लीनियर पेयर भी जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री यानी है ना, सप्लीमेंट्री है ना, बताओ। हाँ, जो दो एंगल का मेजरमेंट में अगर एडिशन कर दी तो उसको कर दी और वो अगर 180 आती होगी तो उसको सप्लीमेंट्री ऐसा बोलते हैं। और जो एंगल लीनियर पेयर में होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। देखो फिर यहाँ एंगल AOC और एंगल BOD इनके मेजर में अगर एडिशन की तो कितनी आएंगे फिर 180 डिग्री आएगी। क्यों आएगी, है ना, क्यों आएगी? तो दोनों एंगल्स जो है एंगल्स आर एंगल्स इन लीनियर पेयर, है ना। वो दोनों जो एंगल है वो लीनियर पेयर में है, इसलिए उनकी एडिशन बता दिया 180 डिग्री है ना। ऐसा अभी ये लाइन ले लिया तो दूसरी लाइन को गुस्सा तो आएगा, उसको ही लिया मेरे को क्यों नहीं लिया। ठीक है, ले लेते उसको भी, है ना। ये वाली लाइन ले लेता मैं अभी, उसको भी गुस्सा नहीं आने को ना, है ना, बराबर है ना। ए वाली लाइन ले लिया, ए वाली लाइन ले लिया तो ये देखो ए एंगल और ए एंगल जो होता है ए भी लीनियर पेयर में हो गए, है ना, क्योंकि ए बी ये लाइन है और OD वहां पे एक रे है, वो लाइन पे वो पॉइंट से यानी वो पॉइंट वो दोनों को कॉमन है, इसलिए दो एंगल हो गए। कौन कौन से? तो मेजर एंगल AOD प्लस मेजर एंगल, हाँ गलती कर दिया भाई आपने, बोला नहीं, है ना। गलती क्या है? गलती फर्स्ट वाला एंगल है AOC, सेकंड वाला एंगल है AOD, है ना। फिर यहाँ AOD और सेकंड वाला है BOD, यहाँ BOD आना चाहिए, है ना। गलती सुधार लो, गलती हो गई। देखो अभी सेकंड में भी बताया कि दो लीनियर एंगल की पेयर मुझे मिल गई, उनको भी मैंने सप्लीमेंट्री बता दिया। लीनियर पेयर भी के एंगल है, सप्लीमेंट्री बता दिया। फिर देखो या फर्स्ट स्टेटमेंट लिया, सेकंड स्टेटमेंट लिया, अभी ये दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट में देखो दोनों ये दो एंगल है, ये दोनों एंगल के एडिशन कर दिया तो 180 आ रही। ये भी दो एंगल ले लिए तो उसके एडिशन 180 आ रही, यानी इन दोनों में जो एडिशन है वो सेम है, ऐसा यहाँ बताया जाएगा। फिर बता दीजिए, है ना। मेजर ऑफ एंगल AOC प्लस मेजर ऑफ एंगल AOD is equal to measure of angle AOD plus measure of angle BOD. क्यों? From first and second, है ना। मैं खुद नहीं ले रहा हूँ, एक देखो मैंने खुद नहीं लिया, ये यहाँ मेरे को दोनों स्टेटमेंट बता रहे इसलिए लिया मैंने, है ना। मेरे इसमें से मैं कोई नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ वो मेरे को बता रहे और मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, है ना, ऐसा। फिर देखो इन दोनों साइड में जो है एक एंगल का मेजर दिया हुआ है, ए वाला और ए वाला एक ही एंगल का मेजर है ना। इसको दोनों साइड में से अगर हटा दिया, यानी अपना जो ये होता है तराजू, उसमें से दोनों साइड में से सेम वेट का
चीज निकाल लिया तो वो काटा जैसे का वैसा रहेगा, यहाँ भी वैसा ही क्या मैंने उन दोनों का मेजर जो है वो निकाल दिया, तो बाकी रहा यहाँ मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BOD, है ना। इसको मेजर ऑफ एंगल AOD को रिमूव कर दिया, है ना। फिर जो रहा दो एंगल जो होते हैं, अगर उनका मेजर इक्वल हो तो उन दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया जाता है ना। यानी ये दोनों एंगल जो है AOC और BOD आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। जैसा यहाँ ये प्रूव कर दिया, वैसा ही ये प्रूव कर सकते हैं लीनियर पेयर लेके। तो सिमिलरली we can prove that angle AOD congruent angle BOC, है ना। ऐसा यहाँ बता सकते हैं, है ना। देखो ये प्रूफ है, अभी आप 9th स्टैंडर्ड में है, ये आपके लाइफ में फर्स्ट वाली प्रूफ है। यानी प्रूफ कैसी लिखी जाती है एक बार और बता देता हूं मैं, है ना। इसमें कि ए जो है इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट है अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हो तो उसमें जो है अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऐसा बताने का है। फिर जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को पहले फिगर बनाना पड़ती है। फिगर बनाओ, है ना। फिगर अगर नहीं हो तो आपके प्रूफ को कोई मायने नहीं रखता, है ना। एक फिगर आ गई। फिगर यहाँ मैंने स्टेटमेंट में से टू इंटरसेक्टिंग लाइन, है टू इंटरसेक्टिंग लाइन जो है मैंने उसकी फिगर बना दी ब्लैक बोर्ड पे। उसको नाम दे दो, नाम कोई भी दो, आपके हिसाब से दो, आपको जो लगे वही दो, है ना। बुक में से गाइड में से लेके रट्टा मत मारो, कुछ भी नाम दो, अपने को जो चाहिए हो। अगर समझ गया तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। कुछ भी नाम दो, है ना। मैंने नाम दे दिया AB और CD, है ना। ऐसी दो लाइन है और वो कहाँ मिलती है, एक पॉइंट है वो, उसको वो नाम दे दिया, है ना। ये हो गई फिगर आपके किसके हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से। फिर वो स्टेटमेंट के हिसाब से जो दिया हुआ है वो लिखो, है ना। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन, तो कौन सी लाइन है, तो यहाँ लाइन AB और CD दो लाइन है, वो इंटरसेक्ट करती है पॉइंट O में। वो स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ लिख दिया। फिर वो लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद में क्या होता है, तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है ना। तो फिर यहाँ अपोजिट एंगल ले लिया मैंने, है ना। ए वाला और ए वाला, AOC और BOD, है ना, ये दो एंगल। फिर सेकंड वाली पेयर है AOD और BOC, ये दोनों, है ना। यानी ये फोर्थ वाला एंगल होगा, है ना। जैसा फर्स्ट वाला और थर्ड वाला कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, सेकंड वाला और फोर्थ वाला कॉन्ग्रुएंट बताने का है अपने को, है ना। फिर ये जो सही में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये बताने की यहाँ जो प्रोसेस है उसको अपन प्रूफ बोलते हैं। ये जो प्रूफ है ये डायरेक्ट प्रूफ है। डायरेक्ट प्रूफ जो है, डायरेक्ट प्रूफ में जो दिया हुआ है तो उसका पूरा यूज किया जाता है ना। तो मैंने यहाँ ले लिया कि मुझे क्या दिया हुआ है, तो लाइन AB और CD दोनों ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, ये बताया हुआ है यहाँ, है ना, गिवन में। वो लाइन के हो गए तो वो एक उसमें से मैंने एक लाइन ले ली CD, और वो लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं AOC और BOD। ये लीनियर पेयर में आ गए, एक लाइन पे हो तो उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर में जो एंगल होते हैं उनकी
एडिशन जो होती है वो एडिशन क्या तो वो 180 आएंगे, उनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। लीनियर पेयर में के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। एक लाइन लिए तो दूसरी लाइन भी ले लो, दूसरी लाइन ले ली, दूसरी लाइन पे जो एंगल होंगे ए वाला और ए वाला, ए ओ डी और बी ओ डी है, ये दोनों एंगल जो है एक लीनियर पेयर में है, इसलिए उनको उनमें एडिशन कर दी तो 180 आएंगे, है ना। लेकिन पहले वाला स्टेटमेंट और दूसरे वाला स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट बता रहा है कि दोनों में जो एडिशन किए है वो सेम है ना, 180 डिग्री है ना। फिर इसको मेजर ऑफ एंगल एओसी प्लस मेजर ऑफ एंगल एओडी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एओडी प्लस मेजर ऑफ एंगल बीओडी। लेकिन यहाँ है ना, ये स्टेटमेंट दोनों ले लिया, दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने लिख दिया, लेकिन दोनों साइड में बराबर के दोनों साइड में जो है वो मेजर ऑफ एंगल एओडी सेम है, उसको रिमूव कर दिया, निकाल दिया, उड़ा दिया उसका टिश्यू, है ना, कर दिया। फिर बाकी क्या हुआ, एओसी और बीओडी ये दोनों एंगल जो है वो सेम रहेंगे, है ना। उसको निकालने के बाद में फिर भी ये सेम रहेंगे। अगर उनका मेजर सेम हो तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, यानी एओसी और बीओडी को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, है ना। जैसे मैंने यहाँ दो लीनियर पेयर ली, वैसे ही मैंने अलग दो लीनियर पेयर ले ली, तो एओडी और बीओसी एंगल भी मैं कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।